मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन का जो लास्ट पार्ट था, उसमें हमने जितना भी डिस्कशन किया था, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन है उसका जो पीआई है, पीएच और पीआई, कैसे प्रोटीन अपनी सोल्युबिलिटी शो करता है। देखिए, स्पेसिफिक जो पीएच है उस पे कोई भी प्रोटीन वो सोल्युबिलिटी शो करता है, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक पीएच पे वो सोल्युबिलिटी शो कर रहा है, इट मींस दे हैव सम चार्ज, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव चार्ज। बट एट ए पीएच, ए स्पेसिफिक पीएच, अगर दोनों के दोनों पीआई क्या होता है, अगर आपका चार्ज न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल मींस प्लस जो है वो माइनस को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, एंड चार्ज बिकेम जीरो, तो यहां पे क्या है, जो प्रोटीन की सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी, दैट इज जीरो। इट मींस प्रोटीन अब क्या है, सोल्युबल फॉर्म में नहीं है, और नाउ द प्रोटीन बिकेम एट दिस पीआई देयर इज ए नो मोमेंट इन प्रोटीन अंडर एग्रोजेल और पेज, एग्रोज एंड पेज, पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब पीआई कैसे शो की जाती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे कोई भी अमाइनो एसिड है, आपको पता है जब अमाइनो एसिड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी अमाइनो एसिड, ये सी कार्बन, अल्फा कार्बन है, यहां पे COH है, यहां पे अमोनियम आयन है, ठीक है, यहां पे आपका R ग्रुप है और H है। कार्बन अल्फा के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड इज अमोनियम आयन, ठीक है। पहले जब हम पीएच देंगे एट द हाई पीएच पे क्या होगा, दिस H आयन विल एलिमिनेट एंड दैट COH बिकेम CO नेगेटिव, तो C अल्फा दैट इज R ग्रुप एंड H, नाउ CO नेगेटिव बिकेम NH3 पॉजिटिव, एंड यहां पे पहले चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब यहां पे चार्ज क्या हुआ, जीरो। ये प्रोटीन मूवमेंट कर रहा था ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हमने पीएच जो है वो हाई दी तो डीप्रोटोनेशन हुआ। डीप्रोटोनेशन जब हुआ, प्रोटोनेशन, ठीक है, तो आपकी जो पीएच है वो जीरो हुई, एंड जो प्रोटीन है वो एक जगह पे क्या किया, स्टॉप किया, मूवमेंट करना उसने बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब अगेन वी गिव सम पीएच वैल्यू, तो डेफिनेटली दिस चार्ज जो है वो शिफ्टिंग करेगा। अब आर ग्रुप, एच पे कभी चार्ज नहीं होता, लेकिन आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। आर ग्रुप पे क्या डिपेंड करता है, उसकी पीआई कितनी है, आर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उसकी पीआई कितनी है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं इसको, पीआई को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वेयर द प्रोटीन बिकेम स्टैगर्ड और वो मोमेंट नहीं होगा। तो यहां पे जब आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर उस पे अटैच है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज देगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, एट स्पेसिफिक पीएच पे। तो इसको ये डिफरेंशिएट करता है कि वो उसकी पीआई कितनी होगी। सबसे पहले जब H आयन रिलीज होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज होगा, PK1 बोलते हैं इसको। सेकेंड टाइम पे जब H आयन रिलीज होगा यहां पे, इसको बोलते हैं PK2। NH3 आयन से क्या बन जाएगा, ये NH2, ठीक है, NH3 आयन पॉजिटिव से ये बन जाएगा NH2। तो नॉर्मली क्या होगा, जब NH2 बनेगा तो डेफिनेटली उस प्रोटीन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप पे है, ठीक है। सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। फर्दर जब हम अगेन पीएच की तरफ मूवमेंट करेंगे और पीएच चेंज करेंगे उसका, तो उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप का आर ग्रुप है, तब ये क्या करेगा, H आयन को डीप्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेशन होगी यहां पे, और H आयन रिलीज होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या
पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि डीप्रोटोनेशन होगा। अगर मान लीजिए कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो बन जाएगा CO नेगेटिव, अगर अमोनियम आयन है, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका NH2। तो इसी पे डिपेंड करता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो यहाँ पे R ग्रुप में क्या होगा, जब R ग्रुप में डीप्रोटोनेशन होगा, इसको बोलते हैं pKr, pKr या pK3, ठीक है। तो इसी पे हम जो आपकी PI है उसको नोट करते हैं। PI हम किस तरीके से देखेंगे, किसी भी प्रोटीन की जब PI चेक की जाती है, पहले नंबर पे क्या होता है, दैट PI इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2, दैट इज द PI। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, R ग्रुप और ऐड हो गया, तो R ग्रुप ऐड होने के बाद क्या होगा, उसकी PI क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब मैं PI पे डिस्कशन अभी कर रहा हूं। तो PI में सबसे पहले आपका क्या हुआ, COH ने H रिलीज किया, उसके बाद आपका किसने किया, अमोनियम आयन ने किया, उसके बाद जो थर्ड टाइम है वो आपका किसने किया, R ग्रुप ने चेंज किया। तो इन तीनों को जब ऐड किया जाता है, तीनों को pK1, pK2 एंड pK3, ठीक है, डिवाइड बाय 3, जब इनका एवरेज आएगी, एवरेज, एंड दैट बिकेम द PI, ठीक है। इस PI पे क्या है, जो वो प्रोटीन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 0 होगी सॉल्युबिलिटी, एंड नाउ दिस प्रोटीन इज आइसोइलेक्ट्रिक, मींस देयर इज नो मूवमेंट इन प्रोटीन। एंड अब हम उसको पॉलीएक्राइलमाइड जेल में या एग्रोस में उसको हम इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। जो प्रोटीन है उसका जो साइज से हम चेक कर सकते हैं कि इस प्रोटीन का क्या साइज है, ठीक है। अब मैं PI पे जो मैं बात कर रहा था, तो PI में क्या होता है, टाइट्रेशन कर्व आता है। टाइट्रेशन कर्व हम कैसे चेक करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए टाइट्रेशन कर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। देखिए, पहले मैंने बेसिक बताया, एक साइड में आपका क्या होगा, pH वैल्यू होगी, एक H आयन डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल होगा। ये आपकी क्या है, pH वैल्यू है और H आयन डिसोसिएशन है पर मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले pK1 देन pK2, इनके बीच में क्या होता है, एवरेज होती है, PI होती है। कोई भी एक अमीनो एसिड अगर हम लेते हैं, तो जब उसकी pH से हम स्टार्ट करेंगे, सपोज कोई भी अमीनो एसिड प्रोटीन है, उसकी PI क्या इस तरीके से नोट की जाती है, नाउ दे टुवर्ड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मिड में जो पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा, PI होगा। इधर जो फर्स्ट टाइम जो रिलीज होगा दैट इज pK1 पे उसने डीप्रोटोनेशन किया। नाउ सेकंड टाइम दिस रिलीज देयर अनदर H आयन डीप्रोटोनेट हुआ, और इन दोनों की जो एवरेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं। ये एक टाइट्रेशन कर्व है किसी भी अमीनो एसिड का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पॉइंट देखिए, कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है PI पॉइंट से। जैसे अगर मैं बात करूं जिनकी मैक्सिमम PI होती है और मिनिमम PI मैक्सिमम एंड मिनिमम PI। अब वो ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनकी PI मैक्सिमम और मिनिमम होती हैं। यहाँ पे PI डिपेंड करती है किस पे, pK1, pK2 एंड pKr, ठीक है। अब तीनों पे डिपेंड करती है किस pH पे ये pK1 हो रहा है, किस pH पे pK2 आ रहा है, और pKr किस pH पे वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इन तीनों की एवरेज जो होती है वो PI होती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होता है, अगर आप तीनों नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक मिनिमम और एक आपकी मैक्सिमम pH, ठीक है। मिनिमम pH प्लस मैक्सिमम pH डिवाइड बाय 2, दैट बिकेम टू PI, बिकेम इक्वल टू PI। तो दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी मैक्सिमम, जो जैसे पहले एग्जांपल है अर्जिनिन की जो PI है वो अराउंड 12.48 होती है, 48।
और जो सेकंड अमाइनो एसिड है अर्जिनिन के बाद, अगर सेकंड अमाइनो एसिड की बात करता हूं, दैट इज लाइसिन। दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन, एंड दैट इज इक्वल टू 10.54 पीआई। ठीक है, इस पे पीआई का मतलब क्या है, इस पीएच पे ये दोनों अमाइनो एसिड क्या सोल्युबिलिटी जीरो होती है और मूवमेंट करना स्टॉप करते हैं। एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी मिनिमम पीआई होती है, मिनिमम मीन मैक्सिमम अर्जिनिन और लाइसिन, और अब बात करें मिनिमम पीआई किसकी होगी। मिनिमम पीआई जो होती है वो आपकी इनमें से आपका ग्लाइसिन भी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिनाइलैलानाइन है, और उसके बाद आता है आपका एस्पेरेजिन है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम में बात करते हैं हम, ये तीनों ही होती हैं, तीनों में किसी भी अमाइनो एसिड की होती है कि किसकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी। मैक्सिमम की मैंने बताया, और मिनिमम बहुत सारे हैं जिनकी पीआई होती है। उसके बाद बात करें हम कलर रिएक्शन। जब भी हम प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन करते हैं, अमाइनो एसिड की हम ये पता लगाते हैं कि ये जो प्रोटीन सैंपल है इसमें कितना जो नाइट्रोजन कंटेंट है, या अमाइनो एसिड है, या पेप्टाइड है, या प्रोटीन है। कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो जिसकी कलर रिएक्शन से हमें पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन कंटेंट कितना है। प्रोटीन कंटेंट ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है निनहाइड्रीन रिएक्शन, ठीक है ना, निनहाइड्रीन जो रिएजेंट होता है ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, और जब ये चेंज होता है निनहाइड्रीन रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, ये फिर किससे रिएक्शन करता है, अल्फा अमाइनो एसिड से रिएक्शन करता है, अल्फा अमाइनो एसिड से। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर चेन कितनी है, क्योंकि देखिए जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, प्रोटीन की सीक्वेंस एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होती है। ठीक है, अब अल्फा कार्बन कहां पे होगा, एन टर्मिनल पे होगा, तो अल्फा अमाइनो एसिड जो होगा इसी से हम पता लगाएंगे कि कितनी पेप्टाइड चेन है, एक है, दो है, या तीन है। यहां पे क्या डिफरेंट कलर रिएक्शन आती है जिसको रूमन पर्पल बोलते हैं, पर्पल कलर भी हो सकता है, पिंक भी। अगर पर्पल, ब्लू और पिंक के अलावा येलो कलर आता है, येलो कलर, तो उसमें क्या है, ज्यादा आपका प्रोलीन है अमाइनो एसिड, प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन में क्या है, अमाइनो एसिड नहीं होता अल्फा अमाइनो, इसमें इमिनो एसिड होता है। ठीक है, येलो कलर देता है, या तो प्रोलीन होगा या हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है ना, येलो कलर देता है। और जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड हैं वो या तो आपके पर्पल कलर देंगे, ठीक है, या ब्लू कलर देंगे, ठीक है, या तो पर्पल कलर, या आपका ब्लू कलर, और या आपका पिंक कलर। ठीक है, ये तीन कलर अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, चेन, पेप्टाइड चेन में अल्फा अमाइनो एसिड है। क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड, जो वो चेन है अल्फा अमाइनो एसिड की बनी हुई है, और हम पता लगा सकते हैं इस प्रोटीन में कितनी चेन है। अगर वो येलो कलर दे रहा है तो डेफिनेटली वहां पे प्रोलीन है या हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ठीक है, उसके बाद आता है बायूरेट रिएक्शन। बायूरेट सेकंड जो रिएक्शन है वो है आपकी बायूरेट। सेकंड है आपकी बायूरेट। बायूरेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए टू पेप्टाइड लिंकेज, जब तीन अमाइनो एसिड, एक, दो और तीन अमाइनो एसिड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता लगाने हैं तो n-1 होते हैं। जितने आपके पेप्टाइड होंगे चेन में उनमें -1 कर दीजिए, n-1, तो आपका क्या है, टोटल पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे। तीन अमाइनो एसिड हैं, 1, 2 और 3, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हुए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड कितने हैं, 3 अमाइनो एसिड हैं यहां पे। अगर आपसे पूछे कि एक 100, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 100 अमाइनो एसिड की एक पेप्टाइड चेन है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो n-1 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 99 पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, काउंट करके देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 अमाइनो एसिड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और एक 10, तो काउंट कर लीजिए, एक बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके बॉन्ड कितने हुए n-1, n माइनस मीन्स 10-1 इज इक्वल टू 9 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आप यहां से इसको पता लगा सकते हैं। जब किसी अमाइनो एसिड में, कोई भी अमाइनो एसिड है, 2 3 4 5 अमाइनो एसिड है, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 डाल्टन मानते हैं, ठीक है ना, 18 डाल्टन। एक अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है अराउंड ऑन एन एवरेज 28 डाल्टन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो दैट अमाइनो एसिड मॉलिक्यूलर वेट माइनस में वाटर, दैट इज इक्वल टू ऑन एन एवरेज 110 डाल्टन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके से एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि एक अमाइनो एसिड है जिसकी जो लेंथ है 55, एक प्रोटीन है जिसकी जो लेंथ है 55 अमाइनो एसिड की है, ठीक है, तो उसका मोलिकुलर वेट प्रोटीन का क्या होगा, मोलिकुलर वेट। तो आप ऑन एन एवरेज हम मारते हैं 55 मल्टीप्लाइड बाय 110, दैट इज इक्वल टू द टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, ये आपका था। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड पे ही अगर हम डिस्कस करें और ज्यादा, पेप्टाइड बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो देखते हैं। पेप्टाइड जो बॉन्ड है रिजिड स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपका वो रिजिड है, ठीक है, प्लेनर है पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड जो बॉन्ड है, अगर मैं आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, सी अल्फा आर एच NH3 positive COOH. Now next amino acid will be NH3 positive C alpha R H COOH। देखिए N टर्मिनल टू C टर्मिनल जा रहे हैं हम, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन भी यही सीक्वेंस होती है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ठीक है। तो यहां पे जब दोनों में रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो हम यहां से काउंट करते हैं C अल्फा, दैट इज C डबल बॉन्ड O N H एंड C अल्फा। तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, एंड दैट पेप्टाइड बॉन्ड इज, अब आई ऐड कर लीजिए, इसके आगे COH होगा और इधर NH3 पॉजिटिव होगा, ठीक है, NH3 पॉजिटिव एंड COOH, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड है आपका। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, एक यहां पे C अल्फा के साथ अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप, और यहां पे NH अमाइड ग्रुप। इनमें पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, एंड द पेप्टाइड बॉन्ड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडनेस एंड प्लेनर, एंड थर्ड पॉइंट इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे काफी एग्जाम में पूछा गया है इसमें कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसकी रोटेशन होती है, ठीक है। आप जी रामाचंद्रन प्लॉट चेक करते हैं, जी रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है, उसमें हम चेक करते हैं कोई भी जब पेप्टाइड बॉन्ड C अल्फा, दिस इज C डबल बॉन्ड O N H एंड C अल्फा, ठीक है ना। जब पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है, तो यहां पे जो रोटेशन होती है वो -180 डिग्री टू +180 डिग्री के रोटेशन में वो रोटेट करता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू जी रामाचंद्रन प्लॉट, ये जो वैल्यू है ये अलाउड वैल्यू है प्लॉट में, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोटीन अगर फिट बैठता है जिसकी वैल्यू -180 टू +180 डिग्री होती है।
अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसमें देखते हैं कि आपका रोटेशन किस तरीके से है, या तो वो ट्रांस होगी या वो सिस होगी। तो ट्रांस और सिस जो कन्फर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस तरीके से होगी, पेप्टाइड बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है ना, एन एच एंड दिस जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एंड अगर वो सेम साइड में है, क्या सी अल्फा एंड सी अल्फा दोनों सेम साइड में है, दिस इज, अगर मैं बात करूं इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है ना, अगर वो अपोजिट हैं, सी अल्फा दिस सी अल्फा एंड दिस सी अल्फा, ठीक है ना, अगर वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट में है, तो आपका क्या होगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना। सेकंड सी एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी अल्फा एंड सी अल्फा, अगर वो दोनों अल्फा कार्बन सेम डायरेक्शन में हैं, सो दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मोस्ट ऑफ नेचर में जो मिलता है दैट इज ट्रांस एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मोस्ट स्टेबल होता है ये, मोस्ट स्टेबल। एग्जाम में पूछा गया था विच फॉर्म ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, दैट इज द ट्रांस। अब जो सी अल्फा एंड कार्बोनाइल ग्रुप की जो रोटेशन होती है, रोटेशन जो होती है, हम डोनेट करते हैं किससे, साई से, साई एंगल से, और जो आपकी सी अल्फा और जो एन की रोटेशन होती है हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू, फाई और साई की वैल्यू जो होती है -180 डिग्री टू +180 डिग्री के बीच में रेंज करती है, अलाउड है वैल्यू है अकॉर्डिंग टू जी रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है ना। अब इसमें जी रामाचंद्रन प्लॉट में क्या दिया गया है, आपको पता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी मैं करवाने जा रहा हूं। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स जो होगी, या तो वो राइट हैंडेड होगी या वो क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी, ठीक है, या तो वो राइट हैंडेड होगी या वो क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी। सेकंड स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो बीटा प्लेटेड आता है, ठीक है ना, ठीक है, बीटा प्लेटेड आता है। तो दो ये हैं, कोई भी प्रोटीन है उसमें 3 कन्फर्मेशन होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड या बीटा प्लेटेड, अकॉर्डिंग टू रामाचंद्रन प्लॉट। ये जो स्ट्रक्चर हैं कहां पे रामाचंद्रन प्लॉट में एग्जिस्ट करते हैं वो देखते हैं हम। ये काफी एग्जाम में पूछा गया और नेट में तो हर बार पूछा जाता है, ये CSR नेट में, डीबीटी में और ICMR में, बार्क में, ये हर बार पूछा गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। एक रामाचंद्रन प्लॉट जो है हम स्क्वायर में लेते हैं, स्क्वायर में वैल्यू जो आती है आपकी 180 डिग्री -180 डिग्री टू +180 डिग्री, -180 डिग्री टू, ये स्ट्रिक्टली जो आपकी क्या है अलाउड वैल्यू है, ताकि वो इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे आपस में, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है इन द प्रिंसिपल फाई एंड साई कैन हैव a value of -80 and +80 but many value are prohibited by the steric interference। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन में ना स्टेरिक इंटरफेरेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें आर ग्रुप क्या होता है, हैवी होता है, और हैवी आर ग्रुप के कारण क्या होता है, स्टेरिक इंटरफेरेंस, और वो वैल्यू क्या है, तो उसके कारण वो प्रोहिबिटेड है इन द जी रामाचंद्रन जो प्लॉट है उसमें। जी रामाचंद्रन जो प्लॉट है वो 2D मैप है, 2D मैप है किसी भी प्रोटीन का। इसके जो फाई और साई कहां पे वेरी करते हैं, ये आपका क्या साई वैल्यू है 0 डिग्री है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी फाई वैल्यू है, ठीक है, फाई वैल्यू है 0 डिग्री है। इसी तरीके से आपका ये -80 है तो ये आपका क्या है +80 है, ये +80 है तो यहाँ पे आपका 180 -t है, ठीक है। इसी तरीके से हम नोट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोनों में -180 यहाँ पे है, +80 180 एंड +180। जो ये एरिया है स्टेरिकली क्या है, अलाउड एरिया है, स्टेरिक जो है यहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बीटा प्लेटेड का आता है, बीटा प्लेटेड, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो अलाउड है, और यहीं पे क्या होता है, कोलेजन का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, कोलेजन, ठीक है ना।
इसके बाद आपके राइट साइड में, इसके राइट साइड में जो स्टीरिक वैल्यू अलाउड है वो आती है अल्फा हेलिक्स लेफ्ट। अल्फा जो हेलिक्स है उसकी लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर, लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और आपका जो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है स्ट्रिक्टली, वो क्या है अलाउड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यह आपका क्या है अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, ठीक है ना। ये रामचंद्रन प्लॉट है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो वो आपसे क्या है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कहां कहां वैल्यू लाई करती हैं। नॉर्मली जो आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है उसकी जो वैल्यू होती है, राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स है उसकी वैल्यू जो होती है -57 डिग्री टू वेरी करती है -47 वैल्यू, ठीक है ना। राइट हैंडेड की ये वैल्यू वेरी करती है। और उसके बाद इसी में बीटा प्लेटेड में भी बहुत सारे आ जाते हैं -139 टू +135, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड में ही कलर रिएक्शन में, हमारी कलर रिएक्शन में रह गई थी। कलर रिएक्शन में बात कर रहे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने नीन हाइड्रीन पे डिस्कशन किया। उसके बाद आता आपका बायूरेट पे भी मैंने डिस्कशन किया, टू पेप्टाइड लिंकेज को बताता बायूरेट टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद पेप्टाइड होपकिन कोल रिएक्शन, ये सारे क्या हैं आपके प्रोटीन के एस्टिमेशन के टेस्ट है, रिएक्शन है। होपकिन कोल में क्या है इंडोल रिंग पे भी टारगेट करता है, इंडोल रिंग, और इंडोल रिंग किस में होती है ट्रिप्टोफैन में होती है। तो डायरेक्टली वो इंडोल रिंग पे टारगेट करेगा किसी भी प्रोटीन में तो ट्रिप्टोफैन की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, और डायरेक्टली ट्रिप्टोफैन की वैल्यू इट मींस देयर इज एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, कितना वो वहां पे प्रोटीन वैल्यू है। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ ये थर्ड था, फोर्थ जो है वो है साकागुची, काफी एग्जाम में पूछा गया है साकागुची रिएक्शन। इसमें क्या है जो अर्जिनिन का ग्योनिडीनो ग्रुप है, ठीक है, अर्जिनिन का जो ग्योनिडीनो ग्रुप है उस पे ये टारगेट करता है, और वहां पे हमें पता लगाते हैं कि अर्जिनिन कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिफ्थ है नाइट्रोप्रूसाइड। देखिए हम सभी में प्रोटीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। प्रोटीन को एस्टिमेशन करने के लिए डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हम उनको प्रोटीन को एस्टिमेट कर सकते हैं। नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है ना। नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन में क्या होता है ये सिस्टीन पे अटैक करती है, ठीक है ना, और सिस्टीन पे जब अटैक करती है तो डायरेक्टली वो क्या है सल्फाइड जो बॉन्ड है, सल्फर जो बॉन्ड है वहां पे टारगेट कर रही है ये, और उससे भी हम प्रोटीन का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फॉलिन क्वालिटेटिव, जो कि लेबोरेटरी में क्या किया जाता है यूज किया जाता है प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, ठीक है ना। लोरी मेथड जो हम यूज करते हैं प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, लोरी मेथड, ठीक है ना। रिएजेंट क्या होता है उसमें, रिएजेंट जो होता है लोरी मेथड में वो होता है आपका फोलिन दैट इज कोइकैल्केटिव, ठीक है ना। टेस्ट इसमें डायरेक्टली क्या आता है फिनोलिक ग्रुप है, कोई भी अमाइनो एसिड है आपको पता है फिनोलिक ग्रुप पे टारगेट किया जाता है। ये जो रिएजेंट है फोलिन जो रिएजेंट है फिनोलिक ग्रुप पे टारगेट करता है। फिनोलिक ग्रुप किस में होगा आपका टायरोसिन में होगा, ठीक है ना। टायरोसिन हो गया, मोस्टली तो टायरोसिन को ही करता है, ठीक है। आप इसके बाद हमारा जो आता है प्रोटीन में ही, प्रोटीन को हम और किस एंगल से देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे डिस्कशन करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रोटीन देखे गए हैं, पेप्टाइड देखे गए हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की तरह काम करते हैं। जो आपके पेप्टाइड हैं जैसे एस्पार्टेम है, आपकी सिंथेटिक डाइपेप्टाइड है, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल स्वीटनर का एजेंट का काम करता है ये। उसके बाद आता है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या देखना है हमें कि प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो भी चेक हो जाए और प्रोटीन किस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है। देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर
प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन जो है इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनकी क्या रेलेवेंसी क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में है नॉर्मली जो प्रोटीन है उसके जो अमीनो एसिड है वो सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे। ठीक है ना, सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल की फॉर्म में। ठीक है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल फॉर्म में। हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंसिंग करें एक टाइप की प्रोटीन की, बस यहां में। और यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहां पे पीबी मिलेगा जिसको मैं पेप्टाइड बॉन्ड से डिनोट करूंगा। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसकी क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है एक, वो लेकिन एक लीनियर फैशन में अरेंज है, लीनियर फैशन में। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे इसी लीनियर सीक्वेंस की ट्विस्टिंग कर दी जाए, ट्विस्टिंग कर दी जाए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आइदर दैट इज आपका ये माने कि अल्फा हेलिक्स होगा या आपका क्या होगा, बीटा प्लेटेड होगा। ठीक है, बीटा प्लेटेड होगा। अल्फा हेलिक्स में भी दो होंगे, एक आपका राइट हैंडेड होगा, एक आपका लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म राइट हैंडेड है, याद रखना इसको, एग्जाम में पूछा गया था एक में, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है राइट हैंडेड। ठीक है ना, अब किस तरीके से अरेंज होता है, अगर आपको स्क्रू को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, राइट डायरेक्शन में, सो दिस इज आवर राइट हैंडेड एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंडेड प्रोटीन। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट हैंडेड है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। जब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को हम देखते हैं तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये राइट हैंडेड है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ में जो आपके क्या कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और इधर आपका क्या है, NH ग्रुप, NH ग्रुप, जो बाहर होंगे स्ट्रक्चर से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो बॉन्ड यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी में आपका बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड में क्या होता है, दो टाइप की हो सकती है, या तो बीटा प्लेटेड आपकी पैरेलल होगी या बीटा प्लेटेड आपकी क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। कैसे, अब आपकी एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर मान लीजिए ये पॉलीपेप्टाइड की एक सीक्वेंस है, ठीक, बीटा प्लेटेड में ये सीक्वेंस राइट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर अगर ये राइट डायरेक्शन जा रही है, फिर ये टर्न ले रही है, फिर एक राइट डायरेक्शन में, देन राइट डायरेक्शन में, मींस डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन। ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर है। अगर आपका एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा है तो तब आपका क्या होगा, बीटा प्लेटेड की मैं बात कर रहा हूं, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर में आपकी जो सीक्वेंस होगी वो अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे होगी, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगी। ठीक है ना, दोनों क्या करेंगी, ये आपका N है, ये आपका C टर्मिनल है, ये आपका क्या है, N टर्मिनल है, ये आपका C टर्मिनल है, दोनों अपोजिट है, तो ये आपका क्या होगा, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब डायरेक्शन इज डिफरेंट। दोनों अगर पॉलीपेप्टाइड चेन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज पैरेलल, ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड की बात कर रहा हूं मैं, बीटा प्लेटेड। अगर वो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है सो दैट इज एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में है ये। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए ये बीटा प्लेटेड है, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स दोनों में ही इंपॉर्टेंट ये है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और कोई बॉन्डिंग नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अल्फा हेलिक्स पे। अल्फा हेलिक्स पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फा जो हेलिक्स है, चाहे वो राइट हैंडेड है चाहे वो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल फॉर्म, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल फॉर्म। इसमें क्या होता है, एक हेलिकल जो टर्न होती है, ये हेलिकल टर्न है, ये हेलिकल टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड्स,
और टोटल एटम कितने होते हैं 13। इसलिए अल्फा हेलिक्स को जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे दिखाता है अल्फा 3.6 13। ये 13 क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड तक की जो एटम बीच में आते हैं वो टोटल 13 एटम होते हैं, इसलिए इसको 3.6 की जो नीचे है वहां पे 13 एटम होते हैं। तो ये आपका अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। एक हेलिकल टर्न में 3.6 और एक अमाइनो एसिड से 1 अमाइनो एसिड टू सेकंड जो अमाइनो एसिड है उसमें जो डिस्टेंस होता है 0.515 नैनोमीटर मींस 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं यहाँ पे 3.6 हैं, तो टोटल जो हेलिकल टर्न है उसका जो डिस्टेंस होता है 0.54 नैनोमीटर होता है, दैट इज इक्वल टू 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हैं, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपका इंपॉर्टेंट जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर आता है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब कोई भी आपका प्रोटीन है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करता है, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो हम उसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसकी इंटरेक्शन क्या क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप की बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन कोवलेंट एंड सेकंड इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में अब तक हमने डिस्कशन किया आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने जो अभी तक जो डिस्कशन किया है वो पेप्टाइड बॉन्ड में आता है। ठीक है, और आपका साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है टर्सरी स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना, और हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये सारी की सारी इंटरेक्शन, 3 जो इंटरेक्शन है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, ये आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप बता सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका प्राइमरी में क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्सरी में आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होगी, और साथ में आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होगी। तो ये सारी की सारी आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। कोवलेंट बॉन्डिंग तो जो है वो मैं इसमें बता चुका हूं। टर्सरी स्ट्रक्चर में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग में, कि आपका यहां पे जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है ना, डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। इंपॉर्टेंट है ये डाइसल्फाइड ब्रिज किस तरीके से बनेगा। मान के चलिए ये प्रोटीन है, वो अपनी ग्लोबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये प्रोटीन है वो ग्लोबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जब ग्लोबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, आपके पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, ठीक है, आपका हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होगी, आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक, और उसके बाद आपका वंडरवाल ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी है। ठीक है, ये सारी इंटरेक्शन यहाँ पे मिलती हैं, और डाइसल्फाइड जो ब्रिज है वही प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट अगर रोल देखा जाए वो डाइसल्फाइड बॉन्ड रोल प्ले करता है। डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उसमें आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है एक ही अमाइनो एसिड है, एंड दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन, जब 2 सिस्टीन आपस में मिलते हैं दैट मेक ए सिस्टाइन, और यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, सल्फाइड, ठीक है ना, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो है
जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखता है, मेंटेन फॉर द फंक्शन। जो रोल प्ले किया जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, वो चाहे वो एंजाइम की फॉर्म में है, ठीक है, या कोई प्रोटीन की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट प्रोटीन की फॉर्म में है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक, अब एक डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो कन्फर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो रोल प्ले कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए एफिंसन एक्सपेरिमेंट किया गया था। एफिंसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि किस तरीके से जो प्रोटीन है अपनी स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे अपनी मेंटेन करता है। देखिए एक प्रोटीन है, नॉर्मली ये एक प्रोटीन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कुछ पॉइंट पे 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है इस प्रोटीन में टोटली, अगर देखा जाए 1 और 2, ठीक है ना, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण ये प्रोटीन की जो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फर्मेशन है उसके कारण ये प्रोटीन क्या करता है, कोई भी रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, इसको हम ब्रेक कर दें, तो डेफिनेटली ये प्रोटीन की जो कॉन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, चेंजेस आएंगे और प्रोटीन वो फंक्शनल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो आपका डीनेचुरेंट, ठीक है ना, एक आपका रिडक्टेंट। अगर हम इन दोनों को दे दें, डीनेचुरेंट को और रिडक्टेंट को, तो प्रोटीन अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटली ब्रेक हो जाते हैं और प्रोटीन अपना फंक्शन रोल जो है वो प्ले नहीं कर पाता, ठीक है। अब डीनेचुरेंट एंड रिडक्टेंट, अब देखिए डीनेचुरेंट क्या है, यूरिया 8 मोलर कंसंट्रेशन में अगर दे दिया जाए, और साथ में आपका रिडक्टेंट में इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आप देखिए कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है ना, ये है। अगर ये दोनों दे दिया जाए तो प्रोटीन अपनी जो बॉन्डिंग है इसको क्या करता है, लूज कर देता है। यहाँ पे SH ग्रुप में एडजस्ट करेगा और ये SH ग्रुप में, ये भी आपका SH ग्रुप में और ये भी आपका SH ग्रुप, बॉन्डिंग नहीं होगी इनके बीच में, ये भी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ये भी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो उसकी प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, डेफिनेटली इट विल लूज देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन एंड दैट स्ट्रक्चर विल नॉट फॉर्म। अब यहाँ पे एफिंसन ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। 2 एक्सपेरिमेंट क्या थे, एक कंडीशन में उसने क्या दिया, ओनली एंड ओनली डीनेचुरेंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया, आपके दोनों दे दिए, ठीक है ना। अब डीनेचुरेंट यूरिया है और रिडक्टेंट आप बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल में क्या होगा आपका, अगर ये दे देंगे साथ में इसके, तो आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू बीटा मरकैप्टो, क्योंकि रिड्यूस्ड कंडीशन मिलेगी इसको, रिड्यूस्ड, ठीक है। और आप देखिए रिड्यूस्ड कंडीशन अगर मिलती है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो ये एफिंसन ने एक्सपेरिमेंट किया, डीनेचुरेंट अकेला डालते हैं तो कुछ टाइम बाद ये प्रोटीन अपना जो है पेप्टाइड, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो पार्शियल फॉर्म में बना लेता है, ओनली ड्यू टू डीनेचुरेंट पार्शियल फॉर्म में उसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर तैयार होगा, पार्शियल में, मतलब पार्शियल डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। पार्शियल का मतलब क्या है, अगर मान ली ये बॉन्ड एट अमीनो एसिड 24 पे है और ये कितने पे है, 38 पे है, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका 49 पे है और ये आपका 58 अमीनो एसिड पे है, तो जब डीनेचुरेंट देंगे उसमें क्या होगा, 27 की जगह वो जो बॉन्डिंग होगी 26 अमीनो एसिड वाली कंडीशन के साथ क्रॉस मैच कर लेगा, यहाँ पे वो 38 की बजाय 40 या 34 पे कर लेगा। इस तरीके से अपनी पेप्टाइड बॉन्डिंग, वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रिपेयर करेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा। स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं एफिंसन ने। उसके बाद आपका आता है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में क्या है, एफिंसन एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यही है, यूरिया 8 मोलर एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ये याद रखना है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वार्टरनी स्ट्रक्चर।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या, अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। इस तरीके से ये मेंटेन होती हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, ठीक है। जब 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होंगी तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपकी बीटा है, ये अल्फा है, तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। चारों जो आपकी चेन है वो अवेलेबल है और ग्लोबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड चेन है वो आपकी क्या होंगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगी। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होंगी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए, many protein like hemoglobin are composed of several polypeptide chain, more than 2 polypeptide chain का बना होता है ये, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सिंगल। लेकिन यहाँ पे क्वाटरनरी में मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी हो सकती हैं। इसमें वही है इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पेप्टाइड है या प्रोटीन है वो जो इंटरेक्शन करता है वो कोवलेंटली या नॉन कोवलेंटली होगी, मतलब यहाँ पे सभी बॉन्डिंग बनेंगी। आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज भी होगा, ठीक है ना, ये डाइसल्फाइड ब्रिज भी होगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होगी, वंडरवाल फोर्सेस भी होंगे, तो ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होगी। तो इसमें यही बताया गया है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट जो हमारी पार्ट होगा उसमें हम अमीनो एसिड की जो डिटर्मिनेशन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की, कैसे हम अमीनो एसिड को हम डिटरमाइन करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स, जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस है, एल्कली हाइड्रोलाइसिस से भी हम कर सकते हैं, आप एंजाइम से भी कर सकते हैं कि एंजाइम से आप उनको रिलीज करवा सकते हैं। सेवरल मेथड इज देयर टू चेक द अमीनो एसिड कंपोजिशंस ऑफ ए प्रोटीन। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। नविता क्लासेस जो भी हम प्रोटीन पे भी कर रहे हैं, डेफिनेटली 2 लेक्चर में हम प्रोटीन को फिनिश कर देंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो डायरेक्टली एकदम से आप क्वेश्चन पे टारगेट करें। इधर उधर के पॉइंट मैं नहीं करवा रहा हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली एकदम से हम टारगेट कर रहे हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।